हेलो बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू माय क्लास। आई एम राहुल विश्वकर्मा। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने किसके लिए कैलकुलेशन की? विद्युत द्विध्रुव की। किसके लिए? विद्युत द्विध्रुव। यानी कि मुझे अच्छे से पता है और आपको अच्छे से पता है कि डायपोल मोमेंट या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है? आवेश का परिमाण और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। आवेश का परिमाण लो, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी लो, दोनों का आपस में कैलकुलेट कर दो या मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये तो हो गई द्विध्रुव आघूर्ण की बात। किसकी बात? द्विध्रुव आघूर्ण की बात। लेकिन अच्छा बच्चों, क्या इन दोनों, अभी देखो, क्या आपको किसी एक आवेश के कारण, सुनना बात को, क्या आपको किसी एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निकालना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। K/r²। वेरी गुड। क्या आपको सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से विद्युत क्षेत्र निकालना आता है? अगर मैं आपको कहूँ ऐसे कहूँ, मैं आपको सुना, ये हो गया प्लस क्यू, ये हो गया माइनस। अच्छा, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन करवाए मैंने? हाँ, विद्युत क्षेत्र निकालते याद है, आवेशों का निकाय, इस तरीके से फिर हमने सोल्व किए थे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन। चार्ज इक्विलिब्रियम, आवेश की साम्यावस्था वाले क्वेश्चन किए थे, याद है? उसी तरीके से ये क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, क्या इन दोनों की वजह से विद्युत क्षेत्र निकाल सकते? हाँ निकाल सकते, क्या दिक्कत है? वहां पर मैंने आपको ऐसा लिखा था, इसकी जगह 4Q लिया होगा और इसकी जगह 9Q लिया होगा, एक प्लस था एक माइनस था, ये सब कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने अलग अलग आवेश की जगह क्या लिया? दोनों सेम आवेश लिए। वहां पर मैंने अलग अलग आवेश लिए थे ना, यहाँ पे मैंने दोनों सेम आवेश लिए, बस एक प्लस का आवेश लिया और एक माइनस का आवेश लिया, एक धनावेश एक ऋणावेश लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या इन दोनों आवेशों की वजह से इस पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हो किसी बिंदु पर? हाँ निकाल तो सकते हैं सर, मान लो थोड़ा सा इसको। अच्छा, ये तो आपको विद्युत द्विध्रुव बन गया यार। हाँ सर, ये तो क्या बन गया? विद्युत द्विध्रुव बन गया। अगर इसके बीच की दूरी पता लग जाए, मान लो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2L, ये ले लेगा। तो थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, ये मिडिल पॉइंट O, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है L, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L, यानी टोटल डिस्टेंस 2L। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इस द्विध्रुव की अक्ष कहाँ होगी? यहाँ होगी। ये क्या है? इस द्विध्रुव की अक्ष। ये क्या है? द्विध्रुव की अक्ष है। ठीक है, पूरी द्विध्रुव की अक्ष एक्सिस है उसकी द्विध्रुव की, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, इस अक्ष पर कोई भी बिंदु P ले लेते हैं। इस अक्ष पर कोई भी अनजाना सा प्यारा सा छोटा सा बिंदु P ले लिया। इस P बिंदु पर आपको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अगर द्विध्रुव नहीं बोलता मैं कि ये विद्युत द्विध्रुव है, तो भी करते आप, बिल्कुल करते सर। आवेशों की साम्यावस्था लगा देते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। अब पता लग गया आपको कि ये विद्युत द्विध्रुव है, तो भी कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या पता लग गया ये एक विद्युत द्विध्रुव है, कर दो, कर सकते हो यार। यानी कि ये क्या है बच्चों? एक अक्षीय रेखा है। किसकी? द्विध्रुव की। इस अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु P है, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो आज तक अपने अस्त्र शस्त्र उठाओ, कॉपी पेन उठाओ, प्यारा सा डालो हेडिंग। क्या हेडिंग? क्या लिखोगे? द्विध्रुव के अक्ष पर, वाओ, किसी बिंदु पर, अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के लिए विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र। वाह सर वाह, इतना बड़ा हेडिंग। हाँ बच्चों, इतना बड़ा हेडिंग। दूसरी बात, इसे बोलेंगे बेटा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे? एक्सियल इलेक्ट्रिक, या हिंदी में बोलोगे ई अक्षीय। ऐसा लिखेंगे ना, और शॉर्ट में लिखेंगे ई स्मॉल, ऐसा लिखूंगा। शॉर्ट में क्या लिखूंगा? ई ए, है ना? ई ए फॉर अक्षीय इलेक्ट्रिक। कोई दिक्कत नहीं है, तो लिखने का तरीका है आपको जैसे सूटेबल लगे, तीनों में से वो लिखना। अब बात करते हैं इसकी अक्ष। मान लो ये जो P बिंदु है, ये कहाँ है? O बिंदु से R दूरी पर। कहाँ है बच्चों? O बिंदु से R दूरी पर। करो कैलकुलेट। अब सुनो बच्चों, थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं पर, इसको मैं मान लेता हूँ सेकंड पोजीशन, इसको मान लेता हूँ फर्स्ट पोजीशन।
ठीक है, ठीक है सर। अब दोनों आवेशों का परिमाण बराबर है, ठीक है। अब ये P बिंदु के पास में कौन सा आवेश जाता है? P बिंदु के पास में कौन सा आवेश है? धनावेश है। हाँ, धनावेश है, ये वाला आवेश है ना। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा E2। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड P बिंदु पर कैसा लगेगा? बाहर की तरफ। क्यों? क्योंकि धनावेश है। धनावेश कहाँ लगाता है इलेक्ट्रिक फील्ड? विद्युत बल रेखाओं में मैंने बताया कि धनावेश विद्युत बल कहाँ लगाता है? बाहर की तरफ लगाता है। तो E2 क्या हो जाएगा? इस तरीके से बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा। अच्छा, इस P बिंदु पर ये वाला आवेश भी बल लगा रहा है, विद्युत क्षेत्र लगा रहा है, ये वाला आवेश भी विद्युत क्षेत्र लगा रहा है। करोगे, अब ये माइनस है, ये ऋण आवेश है, तो कहाँ लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा या अपने से दूर लगाएगा? अपनी तरफ लगाएगा, यानी कि कुछ ऐसा विद्युत क्षेत्र लगाएगा E1, ठीक है। हाँ, ये भी ठीक है सर, पक्का पक्का सर। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अच्छा, एक बात हो, मैंने इसको पॉजिटिव, इसको छोटा बनाया, इसको बड़ा बनाया, क्यों? क्योंकि सर सिंपल सी बात, ये धनावेश पास में है तो इसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, ये ऋणावेश दूर है तो इसका विद्युत क्षेत्र कम होगा। इसलिए कम वाले विद्युत क्षेत्र को आपने छोटे एरो से बना दिया और बड़े वाले विद्युत क्षेत्र को आपने बड़े एरो से बना दिया। क्या दिक्कत है? अब E2 की वैल्यू निकालते हैं। अब किस वैल्यू निकालते हैं? E2। विद्युत क्षेत्र का सिंपल सा फॉर्मूला KQ/R², KQ/R², यानी कि आवेश और मध्य की दूरी, या वो दूरी जहां से आपको क्या निकालना है, आपको विद्युत क्षेत्र निकालना। अच्छा, K तो ठीक है, Q भी ठीक है, R² की जगह क्या रखो? R² की जगह ये ले देखो, मैं तो R की जगह D ले देता हूँ। कई बुकों में R दिया हुआ है, अपन D ले लेते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो क्या होता है? KQ/R² होता है। R की जगह क्या रखो? R क्या है? आवेश से बिंदु की दूरी, आवेश से बिंदु की दूरी जहां पे आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, सिंपल। तो अब यहाँ पर क्या है? ये यहाँ पर ये दूरी क्या है? ये। इसके लिए R निकालो, तेरा क्या होगा? देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D, यहाँ से यहाँ तक की दूरी D, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? ये बची जो दूरी कितनी हुई? D माइनस है। ये कितनी जाएगी? D माइनस हो जाएगी। प्लस Q के लिए बात करो, ये दोनों के आप 2 पॉइंट और ये P पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? टोटल दूरी कितनी है? D। D में से L माइनस करो तो ये दूरी निकल जाएगी। भाई O से लेके P तक की दूरी कितनी है? D। और O से लेके ये Q तक की दूरी कितनी है? L है ना। L, भाई ये पूरी दूरी 2L होती है, तो ये L, ये भी है, तो ये कितनी है? L। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? D माइनस है। तो R की जगह क्या पुट कर दोगे? D माइनस है। वैल्यू निकालो, खत्म, आंसर खत्म, जल्दी करो। E2 = KQ/D माइनस L का होल स्क्वायर, D माइनस L का होल स्क्वायर, हटा, कारण भी कटा। अच्छा सर, इनका बहुत ईजी है। तो चलो E1 कैलकुलेट करते हैं। KQ/R², KQ/R²। यहाँ पहले वाले चार्ज के लिए R बताओ, पहले वाले चार्ज की इस P बिंदु की दूरी बताओ कितनी है? दिस प्लस दिस, 1 से लेके 2 की दूरी प्लस 2 से लेके P की दूरी, या ऐसा करते हैं 1 से लेके O पॉइंट के बीच की दूरी प्लस O पॉइंट से लेके P पॉइंट की दूरी आ जाएगी टोटल। तो R क्या आएगी यहाँ पे? D प्लस A। R क्या जाएगी? T प्लस A लगेगी। भाई इससे लेके फर्स्ट पॉइंट से P पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना, फर्स्ट लेके P के बीच में L प्लस D, L प्लस ये D दी हुई है तो D प्लस है। तो आपके जो E2 आएगा वो कितना आएगा? सॉरी E1 आएगा, वो कितना आएगा? KQ/D प्लस L का होल, KQ/D प्लस L का होल स्क्वायर। दिख रहा है कैमरे में? बहुत बढ़िया दिख रहा है सर। अब आ गया E1 और E2 आ गया, E1 और E2 आ गया। अच्छा ठीक है सर, आ गया तो आने दो, क्या दिक्कत। अब इस बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र कितना है? सुनो, इस वाले बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र कैसे दोगे?
इस वाले बिंदु पर बी बिंदु पर नेट विद्युत क्षेत्र कैसा आएगा? सर जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस कर दो, बाकी बचा नेट विद्युत क्षेत्र। जो बड़ा है वो उसमें से छोटा माइनस कर दो। देखो दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। E2 इधर जा रहा है और E1 इधर जा रहा है, तो नेट तो क्या होगा? एक दोनों क्या होंगे आपस में? डिफरेंस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस। तो इसको प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो। तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर दो। आपको अच्छे से पता है प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र का मान कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? E2 इज ग्रेटर देन E1 होगा। तो V2 माइनस E1 E2 की वैल्यू आपको पता है, E1 की वैल्यू भी आपको पता है, निकालो। KQ अपॉन E2 की वैल्यू D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। ये E1 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी। अब देख ले इनेट अब देख ले भैया, यहाँ पे फिजिक्स खत्म, मैथमेटिक्स स्टार्ट है बचपन की। KQ कॉमन ले लो, क्या ले लो सर? ये हो गया 1 अपॉन D माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन D प्लस L का होल स्क्वायर। हो गया क्या? नेट विद्युत क्षेत्र इज इक्वल टू K इंटू Q। इसको एलसीएम ले लो, ये बन गया D माइनस L का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई D प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर आ गया D प्लस L का होल स्क्वायर माइनस D माइनस L का होल। सिंपल एलसीएम लिया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सॉल्व करो। E नेट कुल विद्युत क्षेत्र बराबर KQ। अच्छा बच्चों, इस इन दोनों को D माइनस L का होल स्क्वायर और D प्लस L का होल स्क्वायर, इन दोनों में क्या कर सकता हूँ? आपस में मल्टीप्लाई में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख के ऐसे लिख सकता हूँ, इन दोनों का प्रोडक्ट होल स्क्वायर। अब इसको मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा तो क्या होगा? इधर भी स्क्वायर आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर आ जाएगा, है ना? मिलेगा क्या? होल स्क्वायर। क्या कर दिया? होल स्क्वायर। देखते तो दिख रहा है A प्लस बी और A माइनस बी, A प्लस बी और A माइनस बी। और तुझे अच्छे से पता है, कहाँ लिखूंगा? लिखूंगा कि A प्लस बी और A माइनस बी क्या होता है? सर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इतना तो मुझे पता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकता है? A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? पर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? और ऊपर होल स्क्वायर है, ऊपर क्या है? होल स्क्वायर। अब A की जगह लिख तू D, A की जगह लिखते D और B की जगह लिख L। तो फॉर्म नीचे क्या गया? D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर, D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सिंपल सा ऐसा कैलकुलेशन। A प्लस बी का होल स्क्वायर इधर खोल दो और A माइनस बी का होल स्क्वायर इधर खोल दो, इसमें माइनस है। तो इसको खोलते हैं, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 इंटू D इंटू L, ऐसा होगा। माइनस इधर भी ये होगा। इसको मुझे जगह कम पड़ रही है तो दोबारा से करना पड़ेगा। तो कुल विद्युत क्षेत्र बराबर, नीचे तो था आपके इन दोनों का होल स्क्वायर, तो D स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ ऊपर है KQ ब्रैकेट में D प्लस L का होल स्क्वायर, यानी A प्लस B के होल स्क्वायर से इसको खोल देता हूँ। तो ये बन गया D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2 इंटू D इंटू L माइनस, और साथ में अब इसको भी खोल देता हूँ A माइनस B के होल स्क्वायर से, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2 इंटू D इंटू L। बोलिए ठीक है। अब बच्चों ये माइनस अंदर जाके प्लस को माइनस कर देगा, माइनस को प्लस कर देगा, तो ये भी माइनस और ये प्लस। अब D स्क्वायर से ये D स्क्वायर कट, L स्क्वायर से ये L स्क्वायर कट, ये प्लस का 2 इंटू D इंटू L, ये प्लस का 2 इंटू D इंटू L, क्या हो जाएगा? 4 इंटू D इंटू L। तो फाइनली E ने कुल विद्युत क्षेत्र कितना है? 4
इंटू डी इंटू एल, ये प्लस 2 इंटू डी एल और ये प्लस 2 इंटू डी एल, कितना हो गया 4 इंटू डी एल, और साथ में है के क्यू अपॉन डी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे थोड़ी सी कलाकारी, क्या सुनना बच्चों, होगा क्या कि ये जो दूरी है इस O पॉइंट से P बिंदु की दूरी है, ठीक है, काफी ज्यादा क्या है, बहुत ज्यादा। और ये तो क्या है, छोटे छोटे लेते हैं, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे लेते हैं ये दोनों आवेशों की मध्य की दूरी। तो बहुत मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मैं जब विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखवाई थी, क्या लिखवाई, दो समान परिमाण के विपरीत आवेश दोनों एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे, यानी ये दूरी तो क्या होगी, कम होगी, और ये दूरी बहुत ज्यादा। तो बच्चों होगा क्या कि D इस टेंस टू बहुत 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 बड़ा है L, और अगर ऐसा है और फिर आपने स्क्वायर कर रखा है यहाँ तो क्या कर रखा है, तो स्क्वायर तो और बड़ा हो जाएगा, यानी कि L स्क्वायर लगभग बराबर कैसे रख सकते, 0 रख सकते, यहाँ पे L स्क्वायर की वैल्यू बिल्कुल 0। तो कुल विद्युत क्षेत्र बराबर 4 इंटू डी इंटू एल, ऊपर तो कोई छेड़खानी नहीं कर रही है, के क्यू, यहाँ डी स्क्वायर माइनस 0 का होल, एल स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिए, 0 पुट कर दिए, डी स्क्वायर माइनस 0 क्या बनेगा, डी स्क्वायर माइनस 0 क्या बनेगा, डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का पावर होल स्क्वायर वापस देखो, तो ये क्या बन जाएगा फाइनली डी की पावर को कैसे, अरे वापस बना देता हूँ, डी स्क्वायर माइनस 0, एल स्क्वायर की जगह रखा 0, साथ में होल स्क्वायर है ही सही। अब देख डी स्क्वायर माइनस 0 कितना बना, डी स्क्वायर में से 0 गया तो कितना बना, डी स्क्वायर बन गया, डी स्क्वायर साथ में होल स्क्वायर ऊपर से है ही सही, तो ये क्या बन गया फाइनली डी की पावर 4, क्या बन गया, डी की पावर 4 बन गया, ये डी की पावर 4 ऊपर एक डी, तो ये कट के क्या बन जाएगा, ये डी से ये डी 4 कट के क्या बन जाएगा, डी क्यूब बन जाएगा, सिंपल है, 4a क्यूब एल, यहाँ क्या बच गया 4k क्यू एल, डी तो कट हो गया, और यहाँ क्या बच गया, डी की पावर 4 की जगह डी क्यूब बन गया, एक डी से एक डी कट कर दिया तो यहाँ डी क्यूब बन गया। तो फाइनली जो विद्युत क्षेत्र आएगा आपका अक्षीय विद्युत क्षेत्र, अक्षीय विद्युत क्षेत्र, उसका फॉर्मूला क्या है 4, अरे कुछ गड़बड़ करी क्या करने यहाँ, कुछ तो घोटाला हुआ है यार, अच्छा नहीं पढ़ना, सुना, अक्षीय विद्युत क्षेत्र कितना है 4k q l अपॉन d क्यू, अक्षीय विद्युत क्षेत्र कितना है 4k q l अपॉन d क्यू। अब इसमें थोड़ी सी एडिटिंग और करनी है, यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग हमें और करनी है, तो बच्चों यहाँ तक कॉपी करो, मैं ये वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूँ, ठीक है, वीडियो पोस्ट करके आप कॉपी करो, यहाँ तक मैं इसके आगे और एडिटिंग करनी है, ये वाला क्वेश्चन मिटाता हूँ। अब सुनना बात, क्या इस वाले फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिटिंग करते हैं, कैसे था, क्या लिखा हुआ है, ई अक्षीय, यानी कि किसी बिंदु पर, अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण कितना है 4k q l अपॉन d q, और थोड़ा सा एडिटिंग करना, 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, हाँ ये तो लिख सकते हो, तो मैंने क्या किया 2k ऐसे लिखा q, 2k q और 2 इंटू n, भाई 4 को क्या लिख सकता था 2 इंटू 2 लिख सकते थे, तो एक 2 यहाँ रह गया और एक 2 को अंदर l के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा लिख सकते हैं ना, अपॉन d q, ऐसा लिख सकते हैं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना, k q l l, अब इस 4 को क्या किया मैंने 2 इंटू 2 लिखा, तो 2 इंटू 2 लिख दिया, खत्म। ई अक्षीय, अब यहाँ पे एक तूफान क्या, ये फॉर्मूला देखा जाए कैसा लिखा है, q इंटू 2 है, और सर ये तो विद्युत क्षेत्र है, द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा q इंटू 2 है, इसके लिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा q इंटू 2 है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी माइनस से प्लस, और सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो क्या बन गया, ये तो क्या बन गया डाइपोल बन गया, ये क्या बन गया 2k p अपॉन d,
पूरे की जगह क्या लिख दिया, P। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि P इक्वल टू Q इंटू Q। अच्छा, ये बात। तो जो विद्युत क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र क्या है, सदिश राशि। और विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी फिर अगर सदिश राशि है तो क्या होगी, इसकी दिशा भी होगी। तो बच्चों इस वाले केस में विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, इस वाले केस में देखो अब यहाँ नेट विद्युत क्षेत्र किधर होगा, E2 की तरफ ही होगा। E1 तो छोटा है, E2 बड़ा है, तो चलेगी किसकी, जो बड़ा है उसकी चलेगी। यानी कि जो विद्युत क्षेत्र आएगा नेट विद्युत क्षेत्र वो भी कहाँ होगा, E2 की डायरेक्शन होगा, यानी इस तरफ होगा। डाइपोल मोमेंट किधर है, वो भी इस तरफ है। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव आघूर्ण दोनों समान दिशा में कहाँ होते हैं, दोनों समान दिशा में। कैसे होते हैं, दोनों समान दिशा में होते हैं। दोनों क्या होते हैं, आपस में समान दिशा में। खत्म। तो बच्चों ये था कि किसी भी द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट कर सकते हो, बशर्ते आपको उसके मध्य बिंदु से उस बिंदु के बीच की दूरी क्या हो, उसके मध्य बिंदु से उसके बीच की दूरी क्या हो, d। तो इस डेरिवेशन को लिखने से पहले मैं आपके लिए कुछ लाइन्स बोल देता हूँ, वो लिख लेना आप, ठीक है। चलो रहने दो, कितना कर लो आपको डेरिवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे अपन, ओके बराबर, ठीक है भैया। अब हमने क्या किया कि द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, उसकी अक्ष पर तो कोई भी विद्युत क्षेत्र निकाल लिया। द्विध्रुव की वैल्यू P की वैल्यू पता लग जाएगी, उसमें से आपको स्मॉल d जो डिस्टेंस है, यानी कि मध्य बिंदु से उस बिंदु जहां पर आपको विद्युत क्षेत्र। ओके बच्चों, अब मैंने क्या कहा कि अक्षीय रेखा पर तो आपने क्या किया, अक्षीय रेखा पर तो आपने विद्युत क्षेत्र की गणना कर ली, आराम से कर ही नहीं गई। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि जो आप विद्युत बिंदु ले रहे हो, P बिंदु, वो कहाँ हो, अक्ष पर, वो किसी अन्य बिंदु पर भी हो सकता है। तो मैंने क्या किया, उस बिंदु को हल्का सा उठा के कहाँ रख दिया, परपेंडिकुलर। मैंने क्या किया, वो पॉइंट से परपेंडिकुलरली d डिस्टेंस पर उस पॉइंट P को रख दिया। रखो सर, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लो मैं बोल देता हूँ B पॉइंट, इसको मान लो मैं बोल देता हूँ A पॉइंट। A पॉइंट पर माइनस क्यों रखा हुआ, B पॉइंट पर प्लस क्यों रखा हुआ, दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस 2L है और आधी आधी करनी तो L है। आपको क्या करना है कि इस P बिंदु पर पूरे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना क्या करनी है, इस P बिंदु पर पूरे द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी। हो जाएगा सर। सबसे पहले क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इस प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसा होगा भाई, प्लस Q के कारण क्या होगा, धनावेश के कारण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ ऐसा होगा। इसको मैंने बोल दिया EB, इसको मैंने क्या बोल दिया, EB बोल दिया। अच्छा, ये माइनस आवेश है, यानी कि ऋण आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, इस तरफ होगा। भाई ऋण आवेश पर क्या होता है, अपनी तरफ विद्युत क्षेत्र होता है, धन आवेश पर क्या होता है, अपने से दूर विद्युत क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर ये करके और ये भी लिखी है, कोई शक वाली बात नहीं है। फिर बता कौन सा, तो मैंने क्या किया, इन बिंदुओं को मिला देता हूँ थोड़ी देर के लिए, इस तरीके से थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं। इन दोनों को बिंदु को मिला लिया, मान लो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, थीटा, और ये वाला एंगल भी कितना है, थीटा। अच्छा बच्चों, अगर मैं आपको किसी बिंदु के कारण या किसी आवेश के कारण अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करने को हो तो क्या चाहिए सर, Q/R²। क्या चाहिए, Q/R²। यानी कि आपको उस आवेश से उस बिंदु के बीच की दूरी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा, मान लीजिए दूरी क्या है, स्मॉल r, तो ये वाली दूरी भी कितनी हो गई, स्मॉल r, ठीक है। दोनों दूरी कितनी होगी, स्मॉल r। A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फॉर्मूला बोलो सर, Q/R²। ठीक है सर। अब R² का फॉर्मूला निकालो, या सुनो, छोड़ो, पहले बात निकालनी। पहले एक और चीज देखो, B बिंदु
पर बी बिंदु के कारण इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना ईबी। ये तो सेम है और नीचे दूरी भी सेम है, जितनी आ रही है उतनी ही आ रही है। तो के क्यू अपन आर स्क्वायर इसके लिए आया तो इसके लिए भी क्या आएगा के क्यू अपन आर स्क्वायर, यानी कि दोनों के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा बराबर होगा। ये तो समझ गए हम, एक बात तो समझ गए कि दोनों के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र क्या होगा समान होगा, ई ए और ईबी की वैल्यू समान आएगी। अब आर स्क्वायर की बात करें बच्चे, इस वाले ट्रायंगल को थोड़ा सा बाहर निकाल, इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल, ये लोग सर निकाल लेगा। ये वाला एंगल कितना है थीटा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल है, और ये डिस्टेंस कितनी है डी, और ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस स्मॉल है और ये डिस्टेंस आर। पक्का दिख रहा है, कैमरे में देख के आता हूं मैं, बिल्कुल साफ दिख रहा है सब। पाइथागोरस लगाना जरा यहाँ से, आर स्क्वायर इज इक्वल कितना आएगा डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। पाइथागोरस लगा दो, खंड का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर खत्म। आर की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट नहीं लिख के मैं क्या लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा, अंडर रूट की जगह क्या लिख सकते हैं घात 1/2। अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं घात 1/2। तो फाइनली जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होगा ई ए बराबर ई बी बराबर के क्यू, आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देगा डी स्क्वायर प्लस ए। आगे क्या आर स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिया डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पुट कर दिया वैल्यू निकाल के, ठीक है। अच्छा एक चीज और निकालो यहाँ से cos थीटा, चलो बाद में करके निकालेंगे cos थीटा की जगह। अब ई बी की वैल्यू बराबर ई की वैल्यू बराबर। बच्चों यहाँ पे मैं करता हूँ ऐसे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जेड एंगल बन रहा है, क्या बन रहा है जेड एंगल, यहाँ पे समझ लेते हैं थोड़ा। ये आपका पी बिंदु, ये आपका एक विद्युत क्षेत्र ई बी, ये आपका दूसरा विद्युत क्षेत्र ई ए, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा, ये वाला एंगल थीटा तो एकांतर कोण से ये वाला एंगल भी थीटा, यानी कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वाला एंगल भी क्या है थीटा है। बढ़िया सर। अब ई ए के दो घटक है, अगर विद्युत क्षेत्र ऐसे है मुझे सोल्व करना ही है तो मैं क्या करता हूँ सिंपल सा घटक ले लेता हूँ। अब अगर घटक लेने की बात करूँ तो ई ए के दो, एक इधर और एक इधर, एक तो इधर आएगा और एक घटक इधर आएगा, घटक लेना तो आते हैं तो एक घटक इधर और एक घटक इधर। तो जो घटक इधर के साथ में उसे क्या बोलते हैं ई ए कोस थीटा, इसे क्या बोलते हैं ई ए कोस थीटा, और इसे क्या बोलेगा ई ए साइन थीटा। बोल मैं एक घटक ई ए साइन थीटा आएगा, एक घटक ई ए कोस थीटा आएगा, उसमें क्या रॉकेट साइंस है, सिंपल सी बात है। मैंने कहा ठीक है, यानी कि अगर यहाँ बनाओ तो कुछ ऐसा दिखेगा ई ए साइन थीटा और इधर दिखेगा एक ई ए, यहाँ लिख देता हूँ कहाँ लिखो यार जगह नहीं लिखी, यहाँ लिख देता हूँ। ये हो गया ई ए और ये हो गया ई ए को, ठीक है ई ए को बराबर बराबर। अच्छा बच्चों अगर आपके कोई दो सदिश आपस में परिमाण में बराबर, सुनना बात, कोई दो सदिश आपस में परिमाण में बराबर है, ये भी बी वेक्टर है और ये भी बी वेक्टर है, परिमाण में बराबर है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा इन दोनों से बराबर एंगल बनाएगा। तो क्या करेगा इन दोनों से बराबर एंगल बनाएगा। ये आपको सदिश में पढ़ाया जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, पढ़ा नहीं पढ़ा तो छोड़ो। मान लो इस तरीके से कोई ई वेक्टर है और इधर भी कोई ई वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बनाएगा इधर से भी 45 डिग्री बनाएगा और इधर से भी 45 डिग्री। इसी तरह मान लो ये बी वेक्टर है और ये भी कोई बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या करेगा इन दोनों के बीच में से निकलेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या करेगा बीच में से निकलेगा और 30 डिग्री इधर भी 30 डिग्री करेगा। यानी कि अगर ये एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, यानी कि
ये जो अब बच्चों भाई दोनों का परिमाण बराबर है तो रिजल्टेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा, इस तरफ लगेगा। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से भी थीटा बनाएगा और इधर से भी थीटा बनाएगा, सिंपल सी बात है। अब बच्चों ईबी की बात, ईबी के भी दो कंपोनेंट, ईबी के लिए ये वाला एंगल भी थीटा। तो अगर बात करूं ईबी की तो ईबी के भी दो कंपोनेंट, एक इधर आएगा और एक इधर आएगा। इधर वाले को क्या बोलते हैं, ईबी कोस थीटा। इधर वाले को क्या बोल दिया, ईबी कोस थीटा। और इधर वाले को बोल दिया ईबी साइन थीटा। ईबी कोस थीटा और ईबी साइन, यानी कि यहाँ क्या हो गया, ईबी कोस थीटा और इधर क्या निकल गया, ईबी साइन थीटा। ओके, अब सुनो, ईबी साइन थीटा और ईबी साइन थीटा आपस में बराबर है। क्यों सर, क्यों भाई, साइन थीटा बराबर, ईबी और ए की वैल्यू भी बराबर, ईबी और ए की वैल्यू भी बराबर, तो पूरे ईबी साइन थीटा और ए साइन थीटा आपस में बराबर। अगर ये दोनों बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, देख एक ऊपर लग रहा है और एक नीचे लग रहा है, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, यानी कि ये भी गया और ये भी गया गायब। इधर आ, ए कोस थीटा ईबी कोस थीटा भी बराबर, कैसे, कोस थीटा तो बराबर है, ई ए और ईबी की वैल्यू भी बराबर, तो ई ए कोस थीटा ईबी कोस थीटा भी बराबर है, ठीक है। अब बच्चों ये दोनों बराबर भी हैं और सेम डायरेक्शन में भी है, तो ये क्या करेंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या करेंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होंगे तो क्या होगा सर, देख क्या होगा बता। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा, अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक, कोस थीटा वाला घटक। दोनों विद्युत क्षेत्र का कौन सा घटक, कोस थीटा वाला घटक होगा विद्युत क्षेत्र, यानी कि ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इन दोनों की वैल्यू बराबर है, इसके क्या लिख सकता हूँ, ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा। भाई ई ए और ई बी की वैल्यू तो बराबर है, तो ई कोस थीटा। तो कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 2e कोस थीटा। तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, 2e कोस थीटा। ई की वैल्यू तो तुझे पता है, k q अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर रख देगा। कोस थीटा की वैल्यू सर ये नहीं पता, और कोस थीटा को हटाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। क्यों, क्योंकि कोस थीटा तो आपने खुद एज्यूम किया, कोस थीटा तो आपने खुद एज्यूम किया है, कोस थीटा उसने थोड़ी दिया हुआ है इक्वेशन में, तो कोस थीटा तो आपको हटाना पड़ेगा। कोस थीटा हटाना, कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी बेटा, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, अरे भाई त्रिकोणमितीय अनुपात से आधार बटे कर्ण ही होती है, बिल्कुल होती है सर, लाल बटा कप्ता, आधार बटे कर्ण बहुत बड़ी। आधार की वैल्यू कितनी है, एल, कर्ण कितना, आर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, एल बाई आर, एल बाई आर। एल की वैल्यू तो सर गिवन है, एल दी, आर की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, यानी कि डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, याद है अंडर रूट लिखा था, अंडर रूट की घात 1/2 लिखिए, यानी कि e की जगह क्या लिखेगा, a q अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। cos थीटा की जगह क्या लिखेगा, ये पूरी टर्म। तो तेरा जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, कुल विद्युत क्षेत्र E ने इक्वल टू e की जगह पर a q अपॉन d स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है, इनटू cos थीटा की जगह क्या रहेगा, l अपॉन d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। तो थीटा की जगह ये रखिए, इसको थोड़ा सा सोल्व करें कैसे। अब इसे हम अपने अकॉर्डिंग लिखना स्टार्ट करते हैं। ई ने अब सिर्फ मैथमेटिक्स हटा दी है, फिजिक्स हट चुकी है, यहाँ से फिजिक्स हट गई। अब हमें क्या करना है, उसको सिर्फ लिखना है अपने अकॉर्डिंग। ए क्यू सर 2 कहाँ गया, मैंने एक बार 2 को क्या किया, एल के साथ में लिख दिया, 2 को क्या किया, एल के साथ में लिख दिया। हाँ ये तो हो सकता है, ठीक है। अच्छा डी स्क्वायर प्लस एल, यहाँ भी क्या है, डी स्क्वायर प्लस एल, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2। आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी कि 1 प्लस 1/2। तो डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी, 1 प्लस 1/2, और 1 प्लस 1/2 क्या होता है, 3/2 होता है।
क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा Q इंटू 2 इंटू एल, ये क्या है यार, Q इंटू 2 इंटू एल, ये क्या है सर, ये तो विद्युत द्विध्रुव है, ये तो विद्युत द्विध्रुव है। अगर यहाँ से इसको पहले P की जगह ले लेना, ए बी सी ले लेना, तो सी पॉइंट लिखना, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की गणना करो, विद्युत द्विध्रुव की गणना करो, क्या करोगे, Q इंटू 2 एल। इस वाले डाइपोल के लिए डाइपोल मोमेंट यानी विद्युत द्विध्रुव की वैल्यू क्या आएगी, Q इंटू 2 एल। तो Q इंटू 2 एल की जगह क्या लिख सकता हूँ, K, और इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, T, और D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ तक तो मामला से। अब बच्चों इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तो L यानी 2L, और ये जो बिंदु है, ये सी बिंदु, ये D डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अच्छा, जो D डिस्टेंस है ये काफी ज्यादा है, D डिस्टेंस तो बहुत बड़ी है। D डिस्टेंस तो मैं बोल देता हूँ कि यहाँ से मान लो 100 किलोमीटर ऊपर, कितना 100 किलोमीटर ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी पड़ेगी। 100 किलोमीटर ऊपर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों द्विध्रुव के मध्य की जो दूरी है वो तो क्या होगी, एंगस्ट्रॉम में होगी, माइक्रोमीटर में होगी, है ना, यानी कि बहुत अल्पतम रखोगे आप, ज्यादा से ज्यादा सेंटीमीटर रख दोगे, और वो हुआ आपके 100 किलोमीटर। यानी कि जो डी है वो बहुत 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 ज्यादा बड़ा है। जो डी है, जिस पर जितनी डिस्टेंस पर आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, वो जो डी पॉइंट है वो बहुत 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 ज्यादा है। और ऊपर से आपने स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर तो और ज्यादा हो जाएगा भाई, 1 मीटर है और इधर आपका 0.1 मीटर। अब 1 मीटर का स्क्वायर, ये 2 मीटर ले लेते हैं, 2 मीटर है और इधर आपका 0.2 मीटर है। अब 2 मीटर तो बहुत बहुत बड़ा है, 0.2 मीटर है, लेकिन 2 मीटर का स्क्वायर करा तो 4 मीटर, 2 का स्क्वायर करा तो 4। अब ये और 0.2 का स्क्वायर करोगे क्या होगा, 0.04, तो ये तो और छोटा हो गया ना, स्क्वायर करने पे तो और छोटा हो गया। कोई बात, तो डी स्क्वायर जो करने पर एल स्क्वायर तो और छोटा हो गया। कहने का मतलब ये है कि एल स्क्वायर टेंस टू 0, एल स्क्वायर को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, करो। तो कुल विद्युत क्षेत्र के पी अपॉन डी स्क्वायर प्लस 0 की पावर 3 डी स्क्वायर प्लस, भाई एल की जगह क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, तो डी स्क्वायर प्लस 0। अब डी स्क्वायर प्लस 0 को क्या लिख सकता हूँ, डी स्क्वायर प्लस 0 को क्या पुट कर सकता हूँ, डी स्क्वायर और पावर 3/2। घात से सोल्व करो तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं कि पी अपॉन ये स्क्वायर से ये पावर 2 पर, तो घाते में सोल्व करना है ना, किसी की पावर 2 है उसके साथ 3/2 है, तो ये घाते गुणा होगी, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, d3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पावर है, d3। तो पूछूं निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, kp अपॉन d3। निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, kp अपॉन d3। बच्चों ये तो बात सही है। आए तो भाई परिमाण की बात, दिशा की बात सुनो, डाइपोल मोमेंट की दिशा कितनी सर, उसमें क्या है, माइनस से प्लस, तो डाइपोल मोमेंट तो इधर आया, विद्युत द्विध्रुव तो किधर आया, माइनस से प्लस। और नेट विद्युत क्षेत्र, जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो किधर है, यानी कि डाइपोल मोमेंट तो इधर, विद्युत द्विध्रुव तो इधर, और जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो इधर। दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट है इसलिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अपोजिट बेस की मैंने क्या लगा दिया। तो अगर सदिश की बात करूं तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, तो माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन बताता है कि द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव तथा विद्युत क्षेत्र परस्पर विपरीत दिशा में, परस्पर विपरीत दिशा में, इन दोनों की दिशाएं क्या है, इन दोनों के रास्ते एक दूसरे के अपोजिट है, दोनों क्या है, एक दूसरे के विपरीत। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया खत्म। ठीक है, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। अच्छा, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र सर ये तो कुछ मुझे उसकी तरह लग रहा है, किसकी तरह, अक्षीय बिंदु पर। अच्छा ऐसी बात,
अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना था ये बता। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना था? Kp 2kp अपॉन d2 2kp अपॉन d2। और आया अगर मैं इसको 2 से -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे? -2 से। निरक्षीय को -2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इधर भी -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी -2 से मल्टीप्लाई, क्या मिल जाएगा? अक्षीय मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? अक्षीय विद्युत क्षेत्र मिल जाएगा। यानी कि ई अक्षीय, अगर कोई पूछे कि अक्षीय विद्युत क्षेत्र और निरक्षीय विद्युत क्षेत्र में क्या रिलेशन है, तो कुछ नहीं, -2 टाइम्स कितना गुना होता है? अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के -2 गुना अधिक होता है। -2 गुना अधिक। तो बच्चों ये था आपके, अगर किसी निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो, किसी द्विध्रुव के कारण निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी हो तो कैसे करेंगे? ये फॉर्मूला है। और अक्षीय निरक्षीय बिंदु में आपस में क्या रिलेशन है विद्युत क्षेत्र में? तो सिर्फ इतना रिलेशन है, -2 टाइम्स। ठीक है, माइनस का मतलब क्या कि पहले अक्षीय में तो क्या था? विद्युत क्षेत्र भी और द्विध्रुव दोनों समान दिशा में थे, और निरक्षीय में क्या हुआ कि विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में, बस इसलिए माइनस लगा दिया, बाकी तो कितना है? 2 टाइम्स। डेराइव करो, इसके ऊपर कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। एक बुक का क्वेश्चन है सिर्फ टॉपिक को रिवाइज करने के लिए। उसने कहा है कि 2 आवेश है, दोनों आवेश या मतलब जो भी है द्विध्रुव है ना, एक आवेश का परिमाण है 5 माइक्रोग्राम, तो सीधी बात है 1 प्लस होगा 1 माइनस होगा, क्या दिक्कत है? तो ये दोनों आवेश जो है, इसमें इन दोनों आवेशों की मध्य की दूरी दी हुई है 1 सेंटीमीटर, दी है 1 सेंटीमीटर। अब आपको इसकी अक्ष पर भी 0.30 मीटर डिस्टेंस पर एक बिंदु रखा हुआ है P, वहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। और अगर निरक्षीय की बात करूं तो वापस से 0.30 मीटर डिस्टेंस पर एक पॉइंट रखा हुआ है Q, वहां पर भी आपको विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है ना। तो पहले कार्य करो, पहले तो क्या करो, इसका डायपोल मोमेंट निकालो, P = Q × 2m, तो करना इसका डायपोल मोमेंट निकालो। अब आवेश क्या होगा? माइक्रोकूलम में। अब मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, मैं डायपोल मोमेंट निकालना यहाँ पर नहीं सिखाऊंगा, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। Q की जगह क्या रखोगे? 5 माइक्रोकूलम में, इसको कूलम में कन्वर्ट करना है, इसको 10⁻⁶। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो -2 मीटर, 10 × 10⁻² मीटर हो गया। कैलकुलेट कर लो, 5 × 1 5 हो गया, 10⁻⁶ 10⁻², कितना हो गया? 10⁻⁸ कूलम/मीटर। तो आपको यहाँ से क्या मिल गया? द्विध्रुव आघूर्ण मिल गया, कितना है? 5 × 10⁻⁷ कूलम/मीटर। अक्षीय की बात करते हैं, ई अक्षीय कितना है? फॉर्मूला बोलो, 2kp अपॉन dq, 2kp अपॉन dq, 2 as it is, k 9 10⁻⁹, p 5 × 10⁻⁸ अपॉन dq। d यानी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ? 0.30 मीटर। डिस्टेंस कितनी है? 0.30 मीटर। ठीक है, ये बच्चे ये डिस्टेंस ये बन गई है ना, यहाँ से यहाँ थोड़ी गलती से बन गया वो। तो डिस्टेंस कितनी है? 0.30 मीटर। 0.30 का होल क्यूब, सॉल्व कर लो, ई अक्षीय के आंसर आ जाएगा, सिंपल है, सॉल्व कर लो, ई अक्षीय का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, हो जाएगा। तो करूँ, चलो कर देता हूँ। 2 × 9 ऊपर × 5 10⁻⁹ और ये -8 कितना हो गया? 10⁻+ भाई 9 में से 8 गया तो कितना बचा? 1। अच्छा एक काम हो रहा है, 5 × 2 भी कितना होता है? 10 10⁻1 और 10⁻2, जैसे वैसे लिख सकता हूँ। ऊपर क्या बचा? 9 × 10 × 10⁻1 ऐसा लिख देता हूँ। 2 × 5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बच्चों 0.30 के होल क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 × 10⁻²। तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा? 27 × 10⁻²।
ठीक है। 27 इंटू 10 की पावर माइनस, ये 9 से 27 कटा कितने टाइम? 3 टाइम्स। ठीक है, तो आंसर आ गया आपके 10 की पावर माइनस 6 ऊपर जाके क्या बनेगा 10 की पावर प्लस 6 इंटू 10 इंटू 10 यानी 10 की पावर 8 माइनस क्या बन गया ये 10 की पावर 8 अपॉन। तो आंसर कितना है? तो ये अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितनी है 10 की पावर 8 अपॉन 3 न्यूटन पर कूलम। अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है 10 की पावर 8 अपॉन 3 न्यूटन पर कूलम। निरक्षीय के लिए 2 हटा दो, माइनस सोल्व करो। निरक्षीय के लिए 2 मत करो, 2 से डिवाइड कर दो कुल मिला। तो निरक्षीय के लिए क्या करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर दो। ये अक्षीय डिवाइडेड बाई 2, सो 10 की पावर 8 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा लिख दो। तो ये क्या बन जाएगा 1/6 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर कूलम। अक्षीय पर कितना आएगा 10 की पावर 8 अपॉन 6, इधर क्या आएगा 10 की पावर 8 अपॉन 3। खत्म। अक्षीय निरक्षीय बिंदु सिंपल है, तो कोई हार्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसको करोगे वो 1.333 इंटू 10 की पावर 8, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉरी 0.33 इंटू 10 की पावर 8, इसको करोगे 1.67 इंटू 10 की पावर 8 ऐसा हो जाएगा। सॉल्व कर लो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मजेदार क्वेश्चन, ये तो सिर्फ आप फॉर्मूला को समझाने के लिए था। अब अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है, तो वो जो है क्या थी, 2 द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, 2 द्विध्रुव आघूर्ण और दोनों एक दूसरे से क्या रखे हुए विपरीत दिशा में रखे हुए। 2 द्विध्रुव आघूर्ण है और दोनों एक दूसरे से क्या रखे हुए विपरीत दिशा में रखे हुए। ठीक है, विपरीत दिशा में रखे हुए अर्थात इधर -q और इधर +q, तो इधर क्या होगा +q और इधर भी ये P1 P2 और ये P1। अब डायरेक्शन निकालो, दोनों को पता लग जाएगा। देखो P1 वेक्टर की डायरेक्शन माइनस से प्लस, P2 वेक्टर की डायरेक्शन माइनस से प्लस, यानी कि देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखे हुए। ठीक है, दोनों एक ही अक्ष पर रखे हैं, दोनों सेम अक्ष पर क्या रखे हुए समान अक्ष पर। ठीक है, P2 की वैल्यू है, P1 की वैल्यू है, पहले तो बात करते हैं P1 की वैल्यू है P की वैल्यू कितनी है P, तो P2 है वो 64 टाइम्स ऑफ P। P1 की वैल्यू कितनी है, पहले वाले के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना P, तो दूसरे के लिए द्विध्रुव आघूर्ण कितना 64 P। ठीक है, अब बच्चों है कैसी, इन दोनों मध्य भूल जाओ कि यहाँ पर कोई द्विध्रुव है, यहाँ पर भी कोई द्विध्रुव है, भूल जाओ। इन दोनों के कारण ये +q ये भी +q, अगर 2 समान आवेश हैं तो उनके मध्य में जो समान आवेश है परिमाण में भी बराबर है, तो उनके एग्जैक्ट मध्य बिंदु पर क्या होगा विद्युत क्षेत्र 0 होगा। यानी कि यहाँ पर कहीं पर मान लो ये पॉइंट है O, क्या इसको A मान लेता हूँ, इस A पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0। इस A पॉइंट पर कुल विद्युत क्षेत्र कितना होगा 0। तो आपको क्या करना है, आपको पहले वाले द्विध्रुव से वो डिस्टेंस निकालनी है, पहले वाले द्विध्रुव से वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पर कुल विद्युत क्षेत्र 0, यानी कि आपको ये डी फाइंड करना है। पहले वाले द्विध्रुव से वो डिस्टेंस निकालनी है जहां पर विद्युत क्षेत्र 0, यानी कि ये डिस्टेंस हुई, तो आपको ये निकालना करो। कैसे करो, देखो यहाँ पर इसकी वजह से P1 की वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसा लगाना है P1, और इस P2 की वजह से विद्युत क्षेत्र ऐसा लगाना है ऐसा ही। अच्छा सर E2 E1 अलग अलग क्यों बना, P2 का देख दूसरे वाले विद्युत ध्रुव की वैल्यू ज्यादा है 64 टाइम्स, यानी ये बड़ा है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र ज्यादा, ये P है
तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कम, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। ये तो पता चल गया कि पहले वाले विद्युत क्षेत्र, पहले वाले द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो बड़ा है, कम है किससे, दूसरे वाले विद्युत क्षेत्र के। दूसरे वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र पहले वाले द्विध्रुव के कारण लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तुलना में ज्यादा है। E2 इज ग्रेटर देन E1। खत्म। तो अब आपको क्या करना है, आपको ये तो पता लगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अगर मान लो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, मैंने नहीं बोला कि जीरो है, अच्छी बोला, तो ई नेट कुल विद्युत क्षेत्र क्या बताता है, E2 माइनस E1, बड़े का माइनस छोटे का, E2 माइनस E1, और इसकी वैल्यू किसके ऊपर है, जीरो। यानी कि आपको क्या करना है, E2 बराबर करना है E1, E2 बराबर करना है E1। यानी कि इस वाले द्विध्रुव के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, इस वाले विद्युत क्षेत्र के कारण इस द्विध्रुव के कारण इस वाले बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालो, दोनों को आपस में बराबर कर दो। हाँ, ये तो कर सकते। यानी कि E अक्षीय, अब फॉर्मूला क्या करना है, E अक्षीय फॉर 2 इज इक्वल टू E अक्षीय फॉर 1, E अक्षीय फॉर 2 और E अक्षीय फॉर 1 बराबर करके रखें। यानी कि इसके कारण अक्षीय विद्युत क्षेत्र, इसके कारण अक्षीय विद्युत क्षेत्र, दोनों को आपस में बराबर कर दो। ठीक है, इसको 1 इसको 2 लिखते हैं, ऐसा करते हैं, इधर बढ़ देते हैं, इधर 2 ले लेते हैं। E1 पहले वाले के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या फॉर्मूला है अक्षीय का, 2kp/dq, यही फॉर्मूला है, 2kp/dq। सही है। दूसरे के कारण, तो दूसरे के कारण का अक्षीय फॉर्मूला तो ये 2kp/dq, 2kp/dq। अब सुनो, दूसरे का विद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी है, ये P1 ले लेता हूँ, यहाँ पे P2 ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ना, ये d की जगह स्मॉल x कंसीडर करें, अब समझना। तो D1 और D2, ठीक है। अब सही है, आपको क्या निकालना है, O बिंदु से A बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल x फाइंड करनी है ना। यानी कि यहाँ से कितनी दूरी पर वो विद्युत क्षेत्र लगा है वो D फाइंड करना है। तो बच्चों पहले वाले की बात करें, 2k, पहले वाले के कारण विद्युत द्विध्रुव कितना है, P, द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, पहले वाले कारण P, D1। बिंदु की दूरी कितनी है, बिंदु की दूरी कितनी है, स्मॉल x, तो स्मॉल x पर 2 बराबर D बराबर। दूसरे वाले 2 के तो 2 के सेम P2, दूसरे वाले के कारण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना है, 64, कितना है, 64। अच्छा, यहाँ इसके मिडल बिंदु से इस O बिंदु की दूरी, A बिंदु की दूरी कितनी है, बराबर तो नहीं होगी, ये तो श्योर है, कितनी होगी, चेक करा भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो बराबर तो नहीं होगी, ये दूरी तो आपस में बराबर तो नहीं होगी, तो कितनी होगी, कैलकुलेट करो, कैसे निकाल सकते हैं भाई। दूसरे वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण, दूसरे वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण, दूसरे वाले विद्युत द्विध्रुव के कारण जो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना है, उस बिंदु की दूरी कितनी होगी। अच्छा मुझे एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि ये दोनों विद्युत क्षेत्र आपस में, ये दोनों विद्युत द्विध्रुव आपस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। कहाँ रखे हुए हैं, 25 सेंटीमीटर, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 25। अब क्या ये निकाल सकते हैं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। 25 माइनस x, तो कितने देगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इसके लिए D2 कितनी होगी, 25 माइनस x का, भाई ये दोनों द्विध्रुव आपस में 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रहते हैं, यानी कि इसका मिडल पॉइंट O और इसका मिडल पॉइंट O आपस में कितने डिस्टेंस पे, 25 सेंटीमीटर पे। अब O से A कितनी डिस्टेंस है, स्मॉल है, तो A से O, भाई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल है, तो यहाँ से यहाँ तक की 25 माइनस है, तो इन दोनों का सम 25, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस स्मॉल है, तो यार ये वाली डिस्टेंस बची हुई कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 25 माइनस। सोल्व कर लो आराम, पहले काटाकाटी कर लो इसको, 2kp से 2k p तो कट,
बचा क्या 1/x³ बराबर 64/25 - x। यही बचा। इसका 1/इनवर्स ले लेते हैं तो क्या लिख सकते हैं, घात से घात काट दो तो क्या लिख सकता हूँ मैं 64 की जगह क्या लिख सकता हूँ बच्चों 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो 64 की जगह मैंने क्या लिख दिया 4 का होल क्यूब लिख दिया। तो इसकी पावर 1/3 हो जाएगी। इसका 1/, इसका घनमूल निकाल लेते हैं, कोई इक्वेशन का घनमूल। तो 1/x³ की जगह 1/x, 4 का क्यूब है तो 4 लिख दिया, 25 - x का होल क्यूब है तो 25 - x कर दिया, ट्रिपल। इसको सोल्व करो, 25 - x बराबर x को इधर ट्रांसफर कर दो 4x, इसको सोल्व करो 25 - x बराबर 25 = 4x + x, यानी कि 25 = 5x, तो x = 5 सेंटीमीटर। यानी कि पहले वाले द्विध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा 0 होगा। ये दूसरे वाले से 20 सेंटीमीटर, 25 - 5 20 सेंटीमीटर। तो दूसरे वाले विद्युत द्विध्रुव से 20 सेंटीमीटर और पहले वाले विद्युत द्विध्रुव से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर इन दोनों के बीच में, इन दोनों विद्युत द्विध्रुवों के बीच में, इन दोनों डाइपोल के बीच में विद्युत क्षेत्र वो। तो बच्चों आज के लिए हम यही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, हम विद्युत द्विध्रुव के साथ में समान विद्युत क्षेत्र में इसको लेकर जाएंगे कि अगर समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को लेकर जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और असमान में लेके जाएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को कहाँ रखेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, समान में भी रखेंगे और असमान विद्युत क्षेत्र में। तब तक के लिए यही डिस्कस करते हैं।